हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पुनः मेरे यूट्यूब चैनल नील का मैथ्स क्लासेज में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 1.3 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले भाग तक हमारी प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट हो चुकी है और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.3। क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इन सभी संख्याओं के बारे में हम इससे पहले वाले भागों में अध्ययन कर चुके हैं। भाग फर्स्ट इसका देख लेना आप, उसमें हमारे पास टोटल परिभाषाएं इन संख्याओं की हैं। तो आज के क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास में √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। इसको हमें सिद्ध करना है। परिमेय और अपरिमेय इसके बारे में हम जानते हैं। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं तथा Q का जो मान है वह 0 नहीं होता है और जहां P और Q जो हैं वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्याओं में आपकी धनात्मक संख्या भी होती है, ऋणात्मक संख्या भी होती है और शून्य भी होता है। लेकिन Q जो है यहाँ पर शून्य नहीं होगा, तब जाके आपके जो अनुपात बनेगा उस अनुपात को एक तरह से हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। और जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो होती है हमारे पास अपरिमेय संख्याएं। तो अब हमें यही जांच करनी है कि √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो अब हमारे पास यहाँ प्रश्नावली में √2, √3, √5, √7, √11 किसी के लिए भी आप ये सिद्ध कर सकते हो कि ये एक अपरिमेय संख्या होती है और सभी को हल करने का एक ही तरीका होगा। देखते हैं कि क्या होगा इसमें, देखते हैं, हल करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो जांच करते हैं कि √2 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि √2 जो है वो एक परिमेय संख्या है। सभी के लिए आपको इसी प्रकार से हल करना है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है तथा दो पूर्णांक a व b हैं, तब a व b के लिए हम लिख सकते हैं कि √2 बराबर a/b, जहां b जो है वो 0 के बराबर नहीं है। क्योंकि जब √2 जो होगा वो परिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्या को हम अनुपात में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारे पास दो पूर्णांक a और b थे, तो हमने वहाँ P और Q की जगह क्या यूज किया, a और b ले लिया। तो जब परिमेय संख्या है तो हम उसको P/Q या a/b के रूप में लिख सकते हैं। और हमने यहाँ पर मान लिया कि √2 जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी परिमेय संख्या होगी उसको मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ पर एक पूर्णांक a और b लिया तो उसको मैं a/b लिख सकता हूँ। अब चूंकि √2 जो है वो खुद भी एक परिमेय संख्या, इसका मतलब √2 जो है वो इसके अनुपात के क्या होगी, बराबर होगी। मतलब इसको भी हम अनुपात में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया √2 बराबर a/b, इक्वेशन नंबर 1, जहां b जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। अब हमने √2 को a/b के रूप में क्यों लिखा, ये मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। क्योंकि हमने √2 को क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या, और किसी भी परिमेय संख्या को हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। तो माना कि √2 जो है वो किसके बराबर हो गया, a/b के बराबर हो गया है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट अब अपने पास में यहाँ पर जो a और b जो पूर्णांक हमने लिए हैं, दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। यहाँ पर ये जो कंडीशन है उसके अनुसार हमने क्या माना कि a और जो b होते हैं वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं यहाँ पर परिमेय संख्या के अनुसार। तो अब हमारे पास सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी कोई दो संख्याएं लें, उन दोनों संख्याओं के हम गुणनखंड करें और गुणनखंड हमारे को जो प्राप्त होंगे उन गुणनखंडों में जो इनके मान हैं वो आपस में कॉमन नहीं होना चाहिए। कॉमन सिर्फ क्या होना चाहिए, 1 जो है वो कॉमन होना चाहिए। 1 के अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए, उभयनिष्ठ नहीं होनी चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कि a का मान हमारे पास में 8 है और b का मान हमारे पास में कितना है, 9। यदि हम 8 के गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास 2, 2 और 2 प्राप्त होता है, जबकि 9 के यदि हम गुणनखंड करते हैं तो 3 और 3 होता है। तो जब हम ये देखें कि इसके गुणनखंड और इसके गुणनखंड में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं होनी चाहिए, यानी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। इसका मतलब 2 और 3 इसमें कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर कॉमन क्या हुआ, क्योंकि एक तो हर किसी के गुणा में होता है, एक हर किसी के गुणा में होता है, तो कॉमन क्या होगा, 1 होगा। यानी 1 के अलावा, 1 तो कॉमन होना ही चाहिए, लेकिन 1 के अलावा अब कोई भी संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए, उभयनिष्ठ नहीं होनी चाहिए। ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे हम, सहअभाज्य संख्याएं।
तो अब हमारे पास में गुणनखंड क्या होता है, ये आपको इससे पहले वाले भाग में बताया। गुणनखंड वो संख्याएं होंगी जो कि दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हैं, वो इसके गुणनखंड होंगे। इसका मतलब 8 को 2 विभाजित करता है, ये दूसरा वाला 2 विभाजित करता है, ये तीसरे वाला 2 भी विभाजित करता है, और यहाँ 1 तो विभाजित करेगा ही करेगा। जब भाग देने वाली राशि यानी कोई ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करती है, तो उन संख्याओं में कोई भी संख्या आपस में मैच नहीं होनी चाहिए, तब हमारे पास वो संख्या कैसी होगी, परिमेय। और यदि वो मैच हो जाती है, मतलब यहाँ पर जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 आ जाता है, तो यहाँ पर 2 इसको विभाजित करता है 8 को, और 2 मान लीजिए 9 को भी विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 तो दोनों में था, तो यहाँ पर दोनों में नहीं होना चाहिए, यही हमारा टारगेट है। और यदि दोनों में आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो परिमेय नहीं होगा, बल्कि कैसा होगा, अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पर 2 समझाने के लिए था, वैसे है नहीं, ध्यान रखना। तो 1 के अलावा और दूसरा गुणनखंड ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आपस में दोनों को विभाजित करता हो या दोनों के गुणनखंड में कॉमन हो, वही क्या होगी आपके पास, इसकी शर्त होगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो वो परिमेय संख्या नहीं बल्कि कैसी होगी, अपरिमेय संख्या। तो अब हम यही जांच करेंगे कि इसके गुणनखंड और इसके गुणनखंड में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं हो। ठीक है, देखते हैं इसके आगे का भाग। तो अब इससे आगे जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, √2b = a। b का मैंने यहाँ पर वज्र गुणन कर दिया है। तो अब हमारे पास जो समीकरण आ गई, इस समीकरण में आप दोनों तरफ का वर्ग कर लीजिए, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, तो जब हम रूट का वर्ग करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 2, b का करेंगे तो b² और a का करेंगे तो a², इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास ध्यान रखना सभी क्वेश्चन के लिए सेम ये का यही तरीका अपनाना है, कुछ भी एक्स्ट्रा चेंज मत कीजिए, सिर्फ संख्या चेंज कर दीजिए, आपके सभी का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब फोकस कीजिए इसके आगे वर्क करने के बाद, तो बिल्कुल आराम से समझना, इसी पॉइंट को बिल्कुल फोकस कीजिए माइंड को, और यहीं से इसका आंसर हमारे को प्राप्त होगा और समस्या का समाधान भी यहीं से मिलेगा, इसलिए पूरा फोकस रखना। यहाँ पर लिखा हुआ है 2b² बराबर क्या है, a²। तो अब आप यहाँ लेफ्ट हैंड वाले मान को देखिए, यहाँ पर दे रखा है 2b², b² के गुणांक में कितना है, 2 है। तो यहाँ पर यदि इसके गुणांक में 2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, यानी 2 को पूरा विभाजित करेगा, और कितनी बार विभाजित करेगा, 1 बार। और b² ऐसे कैसे आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आंसर क्या, b²। हमारे पास वैल्यू कंप्लीट हो रही है b²। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2b² जो है वो कितने से विभाजित हो रहा है, 2 से। वो लैंग्वेज हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि अब यहाँ से स्पष्ट है कि 2b², कोमा लगाना आप, 2 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है। आगे देखिए, तो जब 2b² 2 से विभाजित होता है तो लेफ्ट हैंड वाला मान राइट हैंड वाले मान के क्या है, आपस में बराबर। तो जब लेफ्ट वाला मान विभाजित होगा तो कन्फर्म है कि राइट वाला मान भी 2 से विभाजित होगा, यानी a² जो है वो भी कितने से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। तो हम नेक्स्ट लाइन क्या लिख सकते हैं, a² भी 2 से विभाजित होगा। कन्फर्म है, क्योंकि जब 2b² 2 से विभाजित होगा तो इसका राइट वाला मान भी 2 से विभाजित होगा। और यहाँ पर हमारे पास b² के साथ यदि कोई भी संख्या गुणा में है तो इसका मतलब उस गुणा वाली संख्या का उसमें हम भाग दे सकते हैं। तो यहाँ से तो पता चल गया कि ये इसको विभाजित करेगा, लेफ्ट वाले मान से ये पता चल गया कि राइट वाले को विभाजित करेगा, यानी a² बटा क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर a² का मान मैंने मेरे मन से मान लिया कितना है, 16, यानी a² 16 कौन सी संख्या का वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि a की जगह मैं कितना पुट कर सकता हूँ, 4। तो a² बराबर कितना हो जाएगा, 16। तो a² में भाग दिया कितने का, 2 का। a² का मान अब हमारे पास कितना है, 16। तो 16 में मैं कितने का भाग दे सकता हूँ, 2 का। कितना प्राप्त हो रहा है मेरे को, 8। ये तो हमारे पास
कथन के अनुसार हो गया कि ए स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा और ए स्क्वायर का मान मैंने मेरे मन से मान लिया 16, तो 16 2 से विभाजित होगा तो कितना आएगा 8 आएगा। अब जो 16 था वो कौन सी संख्या का वर्ग था 4 का, तो इसका मतलब 4 जो है उसमें क्या 2 का भाग लगेगा अथवा नहीं लगेगा। तो देखिए 4 में 2 का भाग लगता है, इसका मतलब 2 जो है वो 4 को विभाजित करता है और आंसर कितना मिलेगा अपने को 2। अब इसी से सारांश निकालना, देखिए 2b स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है, इस वजह से a स्क्वायर को भी 2 विभाजित कर रहा है और जब a स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि a को भी 2 विभाजित करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने कितना लिया 36, 36 कितने से विभाजित हो रहा है 2 से, बात हमारे 2 की है इसलिए हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 18। 36 किसका वर्ग है 6 का, इसका मतलब a का मान कितना है 6 है, अपोन में कितना है 2 है, बराबर में कितना आ गया 3, यानी a स्क्वायर में 2 का भाग लगता है तो a में भी 2 का भाग लगेगा। यहाँ से इस रिजल्ट से हमारे को यही पता चला कि 2b स्क्वायर में 2 का भाग लगता है तो a स्क्वायर में भी 2 का भाग लगेगा और यदि a स्क्वायर में 2 का भाग लगता है तो उसके सिंगल घात में भी 2 का भाग लगेगा और हमारे पास सिंगल मान ही माना हुआ है a, ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये हुआ कि a में 2 का भाग लगता है, या मैं ये कहूँ कि a को 2 विभाजित करता है और जो संख्या विभाजित करती है किसी संख्या को तो विभाजित करने वाली जो संख्या होती है वो दी गई संख्या का क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों गुणनखंड होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि a का एक गुणनखंड अब अपने को कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर a वाले का गुणनखंड करेंगे तो उसके गुणनखंड में 2 तो मिलेगा, लेकिन अब b के भी यदि हम गुणनखंड करते हैं तो उसमें b जो है वो 2 से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो आगे हम ये जांच करेंगे कि सिंगल b जो है वह 2 से विभाजित होता है अथवा नहीं, और यदि विभाजित हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि a और b में 2 जो है वो कॉमन गुणनखंड है। और जबकि हमने माना परिमेय संख्याओं के लिए कि इससे अभाज्य संख्या है तो इनमें 1 के अतिरिक्त और दूसरा गुणनखंड कॉमन नहीं होना चाहिए, और यदि b के में भी गुणनखंड 2 मिल जाता है तो हम ये कहेंगे कि हमने जो परिमेय संख्या मानी थी वो गलत माना था हमने, तो रियल में फिर वो परिमेय नहीं होगी बल्कि कैसी होगी अपरिमेय। तो अब हम इसको नोट कर लेते हैं, फिर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, वो थोड़ा समझिए। अभी हमने यहाँ पर हल किया है कि 2b स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से, a स्क्वायर भी डिवाइड हो रहा है 2 से, a भी डिवाइड हो रहा है कितने से 2 से। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि 2b स्क्वायर जब 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर कोई नया पूर्णांक मिलेगा, a स्क्वायर बाई 2 जब होगा तो यहाँ पर एक नया पूर्णांक मिलेगा और a बाई 2 जब करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक अलग पूर्णांक मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि a बाई 2 जब हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर a और b के अलावा कुछ और नया पूर्णांक प्राप्त होगा, a और b तो बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर एक नया पूर्णांक हम मान लेते हैं कितना है c। जैसे अभी हमने किया था कि 4 में 2 का हमने भाग दिया तो हमारे पास कितना आया था 2, और a और b का मान जो था वो हमारे पास 2 नहीं था, क्योंकि a का मान तो हमारे पास कितना माना था हमने 4 माना, b का जो मान है वो हमारे पास 4 होगा नहीं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर a स्क्वायर है, ठीक है ना। तो a स्क्वायर का मान कितना चल रहा है, देखो 2b स्क्वायर चल रहा है। यहाँ से हमारे पास यदि मैं इसकी वैल्यू निकाल के देखूँ तो यहाँ से b स्क्वायर बराबर क्या आएगा a स्क्वायर बाई 2 होगा, और यहाँ पर a स्क्वायर बाई 2 का जो मान है वो कितना है 8 आएगा, और b का मान कितना आ जाएगा √8। तो b का मान √8, a का मान 4, और यहाँ पर नया जो a बाई 2 आया उसका मान कितना था 2 था। तो ये जो 2 था वो a का मान भी नहीं है, b का मान भी नहीं है, तो इसका मतलब नया ही पूर्णांक आया। इस कारण से a बटा 2 को मैं किसके बराबर मान लूंगा c के बराबर, यानी एक नए पूर्णांक के बराबर इसको हम मान लेंगे। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या करेंगे कि तब a/2 कितने के बराबर मान लिया मैंने c के बराबर, जहाँ c क्या है एक नया पूर्णांक है क्योंकि ये a और b के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ a बराबर 2c। तो इसका भी आप दोनों तरफ से वर्ग कर दीजिए, तो दोनों तरफ से वर्ग करने पर बिल्कुल सेम तरीका है, कुछ हार्ड नहीं है। तो यहाँ से क्या आएगा देखिए विद्यार्थियों a स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 4c स्क्वायर, और इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। तो अब आप इक्वेशन नंबर 2 देखिए जो पीछे आपके आया हुआ था 2b स्क्वायर बराबर क्या था a स्क्वायर, और यहाँ से a स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो रहा है, a स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो रहा है 4c स्क्वायर के।
तो इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर 4 से आपको क्या स्पष्ट हो रहा है, जब आपकी राइट हैंड बराबर होगा तो लेफ्ट हैंड भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 4 से। तो अब हमारे पास में आ जाएगा 4c² बराबर 2b²। क्लियर यहाँ से। तो अब देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो आप 2 का यहाँ पर भाग देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 2c² बराबर क्या हो गया, b²। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। अब आपकी ये समीकरण देखिए 2c² बराबर b²। तो क्या सेम इस प्रकार की इक्वेशन नहीं बन रही, देखिए 2c² बराबर b²। जो तरीका आपने इस इक्वेशन पर लागू किया था वही फॉर्मूला आप यहाँ पर लागू कीजिए, यानी 2c², पूरा 2c² कितने से विभाजित होगा, 2 से, वही तरीका। और 2c² यदि 2 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब b² भी कितने से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। जब b² 2 से विभाजित होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि b जो है वो भी कितने से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। और b यदि 2 से विभाजित होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि b का 2 जो है वो क्या है, एक गुणनखंड है। सेम वही प्रक्रिया की है हमने, 2c² बराबर b², इसके गुणांक में 2 है, इसका मतलब ये 2 से विभाजित होगा। लेफ्ट हैंड वाला 2 से विभाजित होगा तो राइट हैंड वाला भी 2 से विभाजित होगा। और यदि किसी संख्या का वर्ग 2 से विभाजित हो रहा है तो इसका कन्फर्म है कि उसकी सिंगल घात भी 2 से विभाजित होगी, जो कि अभी आपको 4 और 16 लेके समझाया है। और यदि b 2 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब विभाजित करने वाली संख्या उस संख्या का क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों b का गुणनखंड क्या मिला, 2। और इससे पहले वाले भाग में देखा कि a का गुणनखंड भी क्या है, 2। तो इसका मतलब a और b के जब हम गुणनखंड करेंगे तो a के गुणनखंड में 2 मिलेगा और b के गुणनखंड में भी 2 मिलेगा। जबकि a और b दोनों सह अभाज्य संख्या हैं, मतलब इनके गुणनखंड तो मिलने चाहिए, लेकिन दोनों के गुणनखंड में 1 के अलावा और दूसरा गुणनखंड कॉमन नहीं होना चाहिए। और जो कॉमन होता है उसी को तो हम क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पर HCF जो है वो सहभाज्य संख्याओं के लिए सिर्फ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 के अलावा उसका कोई भी HCF नहीं होना चाहिए। तो जब 2 इसमें भी होगा इसमें भी होगा तो इसका मतलब 2 जो होगा वो भी उसका क्या होगा, एक HCF होगा। तो HCF जो है वो सिर्फ 1 ही मिलना चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। तो हमारे पास तो यहाँ A के गुणनखंड में भी 2 है, B के गुणनखंड में भी 2 है, इसका मतलब यहाँ पर HCF 2 भी मिल रहा है, जबकि ये नहीं मिलना चाहिए था। तो हमारे पास ये जो समस्या आ रही है कि दोनों में मिलने की, वो समस्या हमारे पास क्यों आई, जब हमने √2 को किस प्रकार की संख्या माना था, परिमेय संख्या माना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में हमने जो कल्पना की थी कि √2 जो है वो एक परिमेय संख्या है, वो बिल्कुल गलत होगा, यानी हमने जो माना वो बिल्कुल गलत होगा। यही आपको लिखना है। तो अब देखते हैं इसके आगे का भाग। तो अब आप यहाँ से इसको नोट कर लीजिए, कंप्लीट लिखा हुआ है। यहाँ से स्पष्ट है कि 2c² 2 से विभाजित होता है तब b² भी 2 से विभाजित होगा तथा b भी 2 से विभाजित होगा, अर्थात b का 2 एक गुणनखंड है, जो कि इससे पहले वाले भाग में क्या सेम वो का वही है। तो अब यहाँ से क्या सारांश निकला कि यहाँ पर a का गुणनखंड भी 2 था और b का गुणनखंड भी 2 है, जबकि आपको क्या बताया कि a व b में 1 के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होगा, यानी कॉमन नहीं होगा। गुणनखंड तो होंगे a और b के, लेकिन दोनों में कॉमन नहीं होगा। तो हमारे पास तो यहाँ पर अन्य गुणनखंड कॉमन है, वो कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो शुरू में हमने माना कि 1 के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन अब हमारे पास इसके अतिरिक्त 2 और मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा कथन था शुरू में माना गया वो, और अब जो कथन हमारे को मिल रहा है वो एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, मतलब दोनों कथन एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे हैं। और उसी को हमने लिखा है कि अब चूंकि a व b में 1 के अतिरिक्त एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त हो रहा है, जो कि प्रारंभ में प्राप्त तथ्य का मतलब जो कथन हमने कहा है कि a व b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है 1 के अतिरिक्त, और उस कथन का ये आपस में क्या हो रहा है, विरोधाभासी है, मतलब दोनों कथन एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। तब हम ये मान सकते हैं अतः हमारी कल्पना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या होती है। ये जो कथनों में विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, जो अंतर आ रहा है, वो किसकी वजह से आया, √2 को एक परिमेय संख्या माना, तब ये हमारे पास विरोधाभास आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि √2 जो है वो एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसके नीचे लिख देंगे, तो उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अतः √2 एक
अपरिमेय संख्या है। ये हमारे को सिद्ध करना था और हमारे पास सिद्ध हो जाता है। ये था प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का प्रश्नावली 1.3 को कंप्लीट करने के लिए। एक तरह से एग्जाम्पल मान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास √5 को सिद्ध करवा रखा है, तो हम √2 √3 के लिए भी प्रश्न बन सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से आपको करना है। अभी आपको बताया कि √3 का यदि करते हो तो 2 की जगह 3 पुट कीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, वहाँ पर 5 पुट कर लीजिए, 5 के लिए कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का आपकी कंप्लीट है। नोट कर लीजिए आप इसको, एक्स्ट्रा जो साइड में लिखा हुआ है रफ कॉपी को उसको आप रहने दीजिए, बाकी का आप नोट कर लीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का वीडियो यदि आपके समझ में आता है, आज का टॉपिक आपके क्लियर होता है, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिल सके और इसके आगे का भाग आपको प्राप्त हो सके। तो नोट कर लीजिए आप इसको।